नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बरेली में एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पीलीभीत रोड स्थित एक कार गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाए जाने के कारण कलापुर नहर में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे। एक युवक बाहर निकल आया, फिर उसने अपने दोनों साथियों को बाहर निकाला। हादसे में 3 दोस्तों को गंभीर चोट आई है। दरअसल सुबह के समय ग्रामीणों ने एक सफेद रंग की गाड़ी को गिरा देखा, तभी मामले की जानकारी हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने किसी तरह से रेस्क्यू करके घायलों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए भेजा। ये पूरा मामला बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत रोड से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक गूगल मैप के बताए रास्ते पर एक कार बरेली से पीलीभीत जा रही थी, मगर ये कार कल्हापुर नहर में पलट गई। दरअसल मैप ने रास्ता दिखाया, मगर ये रास्ता नहर किनारे वाला छोटा रास्ता निकला और गाड़ी पलट गई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराने की मांग की। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि अब हिंदू सेना ने जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराने की मांग कर डाली। हालांकि इस मांग को शासन प्रशासन की तरफ से कितना महत्व दिया जाता है, ये कहना मुश्किल है और देखना होगा। सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले 2023 कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सीजीआई खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि मामले को उस बेंच के समक्ष लिस्ट किया जाए जिसका सीजीआई हिस्सा न हो। बता दें, मार्च 2023 में अदालत की 5 न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं है, वहां समिति में संख्या बल के लिहाज से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा। इसके बाद संसद ने सीजीआई को छोड़कर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लाया। मंगलवार को मामला सामने आते ही सीजीआई ने कहा कि उन्हें पहले ये तय करना होगा कि उन्हें इसकी सुनवाई करने वाली बेंच में होना चाहिए या नहीं। देवेंद्र फडणवीस कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए वर्षा बंगले पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात फडणवीस से हुई है। शिंदे अपने गांव सतारा चले गए थे, जहां से वो सोमवार को मुंबई लौटे। दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुंबई में भी महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन शिंदे ने कहा कि वो बीमार हैं तो नहीं हो पाए। ठाणे के जुपिटर अस्पताल में शिंदे ने मंगलवार को चेकअप कराया। अस्पताल से बाहर निकलने के दौरान मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कई सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं टेस्ट के लिए आया था, मेरी तबीयत ठीक है। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठ गए। फडणवीस की मुलाकात से पहले बीजेपी के सीनियर नेता गिरीश महाजन ने शिंदे से मुलाकात की। 24 घंटे में वो दूसरी बार उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे पहले शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने फडणवीस से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में सरकार के गठन से पहले मुलाकातों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र के गांव के अनूठे आंदोलन के बाद अब चुनाव आयोग को कांग्रेस ने घेरने का प्लान बनाया है। आज कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी मांगें बताई। मांगें पूरी होने के बाद पूरा खेल साफ हो जाएगा। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कई कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से मिलने गए। मुलाकात के बाद सिंघवी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। सिंघवी ने बताया कि चुनाव समतल जमीन पर ना हो तो संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है, ये उसका मुख्य बिंदु था। हमने उनसे कहा कि नंबर 1, लाखों की संख्या में बड़ी मात्रा में वोटर घटे हैं। हमने कहा है कि पर्याप्त तौर तरीके से इसका बूथ वाइज डेटा हमको चाहिए, जो अभी उपलब्ध नहीं है। उससे मालूम चलेगा कि किस आधार पर यह हुआ और क्यों हुआ। दूसरा, वोटर लिस्ट में और वोटर जोड़े गए हैं। हमने कहा कि 5 महीने के समय में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोट जोड़े गए हैं। इसका औचित्य क्या है, इसके फॉर्म कहाँ हैं, किस आधार पर हुआ, डेटा चाहिए, निष्कर्ष हम खुद निकाल लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि 5 बजे के बाद वोटिंग के बाद अगले दिन तक महाराष्ट्र में वोट फीसदी 7% बढ़ गया। हमने कहा कि हमको इसका रॉ डेटा चाहिए। 7% में चुनाव का खेल बदल सकता है। चौथा, 118 सीटों पर 25,000 या उससे अधिक पोलिंग में बढ़त हुई है। लोकसभा और विधानसभा के बीच में ये बढ़त अप्राकृतिक है और अधिकतर इन्हीं पर सत्तारूढ़ पार्टी जीती है।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कटवाड़ी गांव में मंगलवार को बैलेट पेपर के जरिए एक अनौपचारिक पुनर्मतदान होने वाला था। ग्रामीणों को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस सीट पर एनसीपी एसपी के उम्मीदवार को हमेशा 80% से अधिक वोट मिले, वहां पर इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को अधिक वोट मिले। गाँव वाले इसको पचा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि वो बैलेट पेपर से खुद चुनाव करेंगे, जिसके बाद सबकी नजर इस बात पर टिक गई। लोग कहने लगे कि अगर यहाँ वोटिंग ईवीएम के उलट रही तो देश भर में तहलका मच सकता है, चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा। ये बातें सरकार और प्रशासन को भी पता थी, इसलिए उसने रात ही में गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब खबर आ रही है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गाँव वालों ने अपनी वोटिंग रोक दी है। एनसीपी एसपी के नए चुने गए विधायक उत्तम राव जानकर ने कहा है कि अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह कदम वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गांव में ग्रामीणों की बैलेट पेपर से वोटिंग रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक नारायण शिरगांवकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों और एनसीपी एसपी नेता जानकर के साथ एक विस्तृत बैठक की। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कानून की प्रक्रियाएं समझाई और ये भी चेतावनी दी कि अगर एक भी वोट डाला गया तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद एनसीपी एसपी विधायक जानकर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने पुनर्मतदान योजना रद्द कर दी। एनसीपी एसपी नेता ने कहा कि पुलिस के साथ बैठक के बाद हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा की। उनकी राय थी कि अगर प्रशासन मतदान नहीं होने देगा तो पुलिस और गांव वालों के बीच अराजकता और संघर्ष होगा और वोटिंग नहीं हो पाएगी। जानकर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के रुख को देखते हुए ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया को रोकने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कटवाड़ी गांव में ग्रामीण बैलेट पेपर से खुद ही वोटिंग करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हिरासत और मुकदमों की धमकी देकर गांव वालों को रोक दिया। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग का डर क्या है, यह आने वाली सरकार ने कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। ठाकरे ने कहा कि एक और झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ। दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संजय राउत ने भी इस पर कहा है कि डर गए, सॉरी बेचारे। महाराष्ट्र के मार्कटवाड़ी गांव के लोगों को भले ही बैलेट पेपर से पुलिस ने खुद चुनाव नहीं कराने दिया, लेकिन भविष्य का एक रास्ता खुल गया जो देश में बड़ा बदलाव ला सकता है। लोगों का कहना है कि एक छोटे से गांव ने देश को रास्ता दिखा दिया है कि कैसे इस खेल से पंगा लिया जा सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट राजू पारुलेकर ने गांव के दांव को उम्मीद जगाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्वराज पाने का रास्ता दिखाने के लिए मार्कटवाड़ी के लोगों को बधाई। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विशेष उल्लेख रहेगा। आज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव ने खुद को मोडानी सिंडिकेट से मुक्त करने और वास्तविक स्वराज प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठाया, चाहे घबराए प्रशासन ने बैलेट बॉक्स के जरिए वोटिंग कराने से रोक दिया हो। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र का सबसे स्थानीय स्तर है जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पुलिस को इसके अनौपचारिक रूप से दोबारा चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा कोई खतरा नहीं था जिससे पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़े। उन्होंने कहा ये मार्कटवाड़ी है, मणिपुर नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक शायरी के साथ मतपेटी के जनादेश को खारिज करने का साहस कर सकते थे। कर्फ्यू लगाकर और मार्कटवाड़ी को उनके जनादेश को सत्यापित करने से रोककर महाराष्ट्र पुलिस ने दिखाया है कि पुनः चुनाव के नतीजे ईवीएम हेरफेर को उजागर कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मार्कटवाड़ी ने अब भारत के 6 लाख से अधिक गाँव के लिए मिसाल कायम की है। मार्कटवाड़ी आने वाले समय में इस तरह का पहला लेकिन आखिरी अभ्यास नहीं होगा। राष्ट्र को आशा देने, रास्ता दिखाने के लिए मार्कटवाड़ी को धन्यवाद। विजय रूपाणी का इंडिगो की उड़ान से अहमदाबाद से उड़ान भरकर शाम 7:30 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने का कार्यक्रम था। भाजपा ने अपने महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होनी है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे तो गांव में जाकर बीमार हो गए। आज उनका डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन इस बीमारी के डॉक्टरों के पास दवा कहाँ, इसलिए चेकअप के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए। इस बीच एक बड़ा खुलासा करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बम फोड़ा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से बेहद नाराज हैं। अठावले ने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रखा है कि शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो इस राजनीतिक पहेली को एक नया मोड़ दे सकता है।
रामदास अठावले ने आगे कहा कि मेरा सुझाव है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया था, वैसे ही इस बार शिंदे को ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर वो यह पद संभालने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें या तो महायुति का अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर केंद्र सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। अठावले ने कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री न बनाए जाने से काफी नाराज और निराश हैं। उनके समर्थकों ने भी इस फैसले को लेकर असंतोष जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि उनके पास 132 सीटें हैं जो बहुमत के बेहद करीब हैं, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री का पद उनके पास ही रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। 5 दिसंबर को तो शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस बीच 5 दिसंबर को लेकर खबर आ रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा 21 से 22 मंत्रालय अपने पास रखेगी, जबकि शिवसेना को 11 से 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं अजित पवार की एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे 16 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से हमारी पार्टी ने संभल पर चर्चा की मांग की है। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर चर्चा हो। अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमारी बात रखना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और भाजपा सरकार के इशारे पर यह मनमानी की जा रही है। प्रशासन का इस तरह का व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि संभल मामले में कम से कम वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जगह जगह खोद देना या सर्वे करना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है, जिसकी वजह से भाजपा जगह जगह ये सब काम करवा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो खोदना चाहते हैं वो देश को भी खोद देंगे, भगवान सबको बचाएगा। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जिले के सौहार्द को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनावों के दौरान विसंगतियों से ध्यान हटाने के लिए की गई थी। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बदायूं में शमसी शाही मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जमा मस्जिद शमसी मामले में अगली तारीख 10 दिसंबर पड़ी है। जानकारी के अनुसार आज बहस थोड़ी ही शुरू हो पाई थी कि तब तक खत्म हो गई और अगली तारीख दे दी गई। इससे पहले इस मामले में अधिवक्ता विवेक रेंडर ने कहा कि हमारे पास सभी सबूत हैं कि विवादित संपत्ति एक हिंदू मंदिर है। हम केवल ये चाहते हैं कि प्रार्थना जो पूजा चल रही है उसमें बाधा न आए और ये जारी रहे। हमारे पास जमीन के कागजात हैं जो दिखाते हैं कि संपत्ति जामा मस्जिद नहीं है। एएसआई के अधिवक्ता ने पहले ही न्यायालय में अपने विचार रख दिए। अधिवक्ता विवेक रेंडर ने कहा यह वास्तव में नीलकंठ महादेव का मंदिर था। याचिका 2022 को दायर की गई थी। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वजह से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स ने मेल के जरिए ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद ही तुरंत प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं यूपी पर्यटन की उप निदेशक दीप्ति बस ने बताया है कि संदिग्ध ईमेल को आगरा पुलिस को सेंड कर दिया गया है। उस आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब ताजमहल को ऐसी धमकियां मिली हों। शरारती तत्व ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अब इस मामले में किसने ये धमकी भेजी है, इसकी जांच जारी है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को वीडियो बनाकर धमकाने के मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भोजपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि सांसद के कुछ करीबी लोगों ने
उसे सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वीडियो बनाने और धमकाने को कहा था। इसके लिए सांसद के लोगों द्वारा पैसे भी दिए गए थे। साथ ही उसे पार्टी में पद का भी लालच दिया गया था। पूर्णिया एसपी ने बताया कि वो पूर्व में सांसद का करीबी रहा है और सांसद की पार्टी का सदस्य भी रहा है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से उसका कोई संबंध नहीं है और ना ही दूर से कोई तार नजर आ रहा है। पूरा मामला सांसद द्वारा सुरक्षा बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राम बाबू है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने त्रिपुरा के अगरतला स्थित उप उच्चायोग में वीजा और वाणिज्य दूतावास से जुड़े कामकाज रोक दिए हैं। बता दें, सोमवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर प्रदर्शनकारियों के एक समूह बैरिकेड तोड़कर इसके भीतर घुस गए और तोड़फोड़ की थी। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि त्रिपुरा पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होने दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उप उच्चायोग के कैंपस में जो कुछ भी हुआ वो दुखद और खेदजनक है। राजनयिक मिशन की संपत्ति का नुकसान किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। सरकार बांग्लादेश उच्चायोग और उप उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही है। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अभी 1 महीने तक जेल में ही रहना होगा। बांग्लादेश की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी है। दरअसल मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इससे पहले इस्कॉन ने दावा किया था कि चिन्मय कृष्णदास का बचाव करने वाले एक बांग्लादेशी वकील पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वो आईसीयू में भर्ती हैं। इस हमले के बाद मंगलवार को वकीलों ने जमानत की सुनवाई के दौरान पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चटगांव अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 2 जनवरी 2025 तय की है। बिल गेट्स का हाल ही में एक रीड हॉफमैन के साथ हुआ पॉडकास्ट बहुत चर्चा में रहा। हालांकि इस पॉडकास्ट में गेट्स ने भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे भारतीय नाराज हो गए। उन्होंने भारत को एक तरह की प्रयोगशाला बता दिया। बिल गेट्स ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। ये बहुत संभावना है कि अब से 20 साल बाद लोग बेहतर होंगे, लेकिन ये चीजों को आजमाने के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है जिसे जब आप भारत में साबित कर देंगे तो आप अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि भारत में टेस्ट करो और टेस्ट सफल हो तो उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बिल गेट्स का कहना है कि वो हम पर नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते हैं और हमारी सरकार इस व्यक्ति और उसकी संस्थाओं को हमें गिनी पिग के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। चौंकाने वाला और शर्मनाक है। सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे। सोमवार को वामपंथी सांसद एलेक्सिस कार्बिये ने संसद में कहा कि बर्निये का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मिशेल बर्निये सितंबर की शुरुआत में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। बर्निये दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इजरायल ने कहा है कि उन्होंने सोमवार शाम को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली पोस्ट पर गोले दागे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पिछले हफ्ते हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा है कि उन्होंने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।